किसी के पास कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ कठिनाई हो रही हो तो आप पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। राम की शक्ति पूजा, स्वरोजस स्मृति, कमायनी मुक्ति बोध अंधेरे में सबको करके का सवाल क्वेश्चन नहीं आया सर। औसत रूप से क्वेश्चन तो सबसे आसान था। अब से ये करना है कि औसत रूप से सभी टॉपिक की तैयारी कर लेनी है। भक्ति आंदोलन लोगों को बहुत प्रिय है तो इसलिए 5 क्वेश्चन वहीं से पूछ दिए लोग। अवधी भाषा पूछ दिया गया, सूफी काव्य 2 और कबीर 3, सूर की राधा 4 और तुलसीदास 5। 5 प्रश्न भक्ति आंदोलन से ही पूछ लिया गया। भाषा खंड में भी मध्यकालीन भाषा में अवधी भाषा पूछा गया। तो 4 तो सीधे सीधे भक्ति आंदोलन से और 1 भाषा खंड से। वैसे है भी आसान, भक्ति आंदोलन तो आसान तो है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, और कोई सवाल? किसी के पास कोई संकट कोई है तो बताइए। आप यदि कहीं से संकटग्रस्त हैं तो बताइए, पूछिए। सर 66 में तो सर भाषा खंड से तो हम लोग क्वेश्चन उठा ही नहीं पाए। और क्यों नहीं उठा पाए? मानक हिंदी एक ही क्वेश्चन सर मेरे से हो पाया सर, अवधि वाला। और बाकी फिर सर सूफी काव्य से उठाया तो सर सूफी काव्य को थोड़ा सा बताइए कि सर किस तरह से। ठीक है, ठीक है। आप कुछ और नोट्स तो नहीं पढ़ रही थी एक्स्ट्रा? नहीं तो उसमें सूफी काव्य भी लिखा हुआ है, मानक हिंदी भी लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बताते हैं। और कोई सवाल? किसी के पास और कोई सवाल नहीं है तो हम लोग एक एक करके जो लोग नए हैं वो भी और जो पुराने हैं जिन्होंने मेंस लिखा है वो भी एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं, लिखेंगे आज। सबसे पहला जो प्रश्न है, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। ये प्रश्न था और आपके पास प्रश्न पत्र होना ही चाहिए, भेजा भी गया है। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसको लिखेंगे भी। जो 66वीं बिहार पीसीएस में पूछा गया है, एक एक करके सभी प्रश्नों का क्या मॉडल आंसर हो सकता है, उसको हम लोग 12 जो भी प्रश्न हैं सभी की चर्चा करेंगे क्रम से। तो पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में, तो एक शब्द समझिए कि मध्यकाल का क्या मतलब है। हम पहले प्रश्नों की भाषा पर उन शब्दों को समझते हैं। मध्यकाल का मतलब है, मध्यकाल लिखा हुआ, मध्यकाल का मतलब है 14वीं से 17वीं सदी और फिर 17वीं से 19वीं सदी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्यकाल का क्या मतलब है, तो मध्यकाल का मतलब है, मध्यकाल का अर्थ है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसको 2 भागों में बांटेंगे। पूर्व मध्यकाल का अर्थ है भक्ति आंदोलन और उत्तर मध्यकाल का अर्थ है रीतिकाल, यानी 1350 से लेकर के 1650 और 1650 से लेकर के 1850। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन का क्या मतलब हुआ? मध्यकाल के 2 मतलब हुए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का अर्थ है भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल का मतलब है रीतिकाल। फिर उसके बाद शब्द है साहित्यिक भाषा के रूप में, यानी मध्यकाल में जो लिटरेचर लिखा गया उस रूप में। अब भाषा का विकास अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बोली होता है, बोली के बाद भाषा बनती है और भाषा के कई रूप होते हैं। आप जानते हैं जब साहित्य लिखा जाता है तो साहित्यिक भाषा कही जाती है। वो साहित्य का मतलब गद्य और पद्य लिखा जाए, पत्रकारिता हो, तब इसको साहित्यिक भाषा कहते हैं। जब उसमें ग्रामर निश्चित हो जाता है तब उसको मानक भाषा कहते हैं। आप जानते हैं कि बोली का निश्चित व्याकरण नहीं होता, क्रमशः व्याकरण स्थिर और निश्चित होता है। जब स्थिर और निश्चित होने लगे व्याकरण, व्याकरण का मतलब अनुशासन, तब उसको मानक भाषा कहते हैं। जब उसमें साहित्य लिखा जाता है तो साहित्यिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने परिवेश से और माँ से जो भाषा सीखते हैं तो कहते हैं कि मातृभाषा है। जब हम अपने परिवेश से
या अपनी मदर से जो भाषा सीखते हैं तब उसको हम कहते हैं मातृभाषा। जब कोई भाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगे, राष्ट्र की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को रिप्रेजेंट करने लगे, राष्ट्र की सांस्कृतिक आवाज बन जाए, तब उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। और जब राजकाज के लिए जो प्रयोग हो, जब ऑफिस में प्रयोग हो, तब उसको कहते हैं राजभाषा। अब दोबारा प्रश्न देखिए, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में, तो साहित्यिक का मतलब है कि उसमें कुछ लिटरेचर लिखा गया, यानी गद्य और पद्य लिखा गया। तो उस रूप में अवधी भाषा का विकास पर विचार कीजिए और फिर कहिए कि अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन कीजिए। अवधी भाषा में जो भक्ति आंदोलन रचा गया उसके बारे में बताइए, उसकी उपयोगिता बताइए, उसकी प्रासंगिकता बताइए, उसका विवेचन कीजिए, अनुशीलन कीजिए, मतलब उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न था और अंकदायी भी प्रश्न था। तो इसको हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। सबसे पहले अवधी भाषा के बारे में बताएंगे कि अवधी भाषा, अब यहाँ शब्द क्या है कि अवधी भाषा का विकास बताइए। तो अवधी भाषा के बारे में जानेंगे कि अवधी भाषा क्या है। तो आप कहेंगे कि अवधी भाषा मध्यकाल की, मध्यकालीन भाषा है। और आप जब बोली और भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे हम लोग कि राजस्थानी भाषा है, फिर पहाड़ी ग्रुप की भाषा है, फिर पश्चिमी ग्रुप की भाषा है, फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी की भाषा है और बिहारी हिंदी की भाषा है। तो ये हम 5 ग्रुप में जो हिंदी की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको हम लोग बांट के देखते हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी। तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी ग्रुप की भाषा है, पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अवधी क्या है तो आप कहेंगे कि पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली। पूर्वी हिंदी ग्रुप में कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसी ग्रुप की बोली है। तो अवधी भाषा का विकास यानी अवधी पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। और इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म कैसे हुआ है? तो आपको याद रखना है कि अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत अपभ्रंश क्या है इसको हम लोग बाद में समझेंगे जब अपभ्रंश चैप्टर पर आएंगे। अभी आप जानिए कि अवधी क्या है। तो अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है और इसकी उत्पत्ति मतलब इसका जन्म किससे हुआ है? अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आपने बताया। फिर उसके बाद बताएंगे कि अवधी के कई नाम हैं। जैसे किसी भी बोली भाषा के कई नाम हैं, आप लोगों के भी कई नाम होंगे। बचपन का नाम अलग होगा और 10th में नाम अलग होगा। तो ठीक अवधी के भी कई नाम हैं। और अवधी के जो नाम है, एक तो पूर्वी हिंदी के कारण इसका पूर्वी नाम है। पूर्वी कहने का मतलब अवधी से है, पूर्वी है, फिर कोसली है और बैसवाड़ी है। तो अवधी के कई नाम हैं, पूर्वी, कोसली और बैसवाड़ी। अवधी की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुई है और ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। अब ये आपने परिचय दिया और बताया कि अवधी काव्य ने मध्यकाल में बहुत सारी रचनाएं दी हैं और ये रचनाएं अखिल भारतीय स्तर पर काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। तो ये आपने भूमिका लिख दी। फिर उसके बाद कहेंगे कि अवधी का प्रारंभिक प्रमाण क्या है, यानी प्रारंभ में, यानी जब इसका विकास हुआ 9वीं सदी से 10वीं सदी से हिंदी की बोलियों का विकास होता है औसत रूप से। तो 9वीं 10वीं सदी से जो विकास होता है उसमें प्रारंभिक प्रमाण अवधी का कहाँ कहाँ मिलता है। अवधी के प्रारंभिक प्रमाण का मतलब है कि अवधी का जो शब्द भंडार है, अवधी की जो व्याकरणिक विशेषता है, धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है। एकाएक कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन नहीं होता कि एकाएक बटन दबाया और अवधी भाषा का जन्म हो गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे भाषा का विकास होता है, उसके व्याकरण का विकास होता है। तो अवधी भाषा के लक्षण हमको कहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं? 9वीं 10वीं सदी से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पहला पैराग्राफ आपने परिचय लिखा, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा प्रारंभिक प्रमाण। आप शीर्षक दे के भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ बदल के भी लिख सकते हैं। प्रारंभिक प्रमाण, और बताएंगे कि अवधी का जो प्रारंभिक प्रमाण है वो सोहेगौरा और सारनाथ के अभिलेखों में भी मिलता है
उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है जो दामोदर शर्मा की रचना है, और साथ साथ वंशीधर की रचना प्राकृत पैंगलम में, हम आपको लिखवाएंगे, सुन लीजिए, वंशीधर की रचना प्राकृत पैंगलम में भी मिलता है। तो इस तरह से अवधि का जो इनिशियल एग्जाम्पल है यानी प्रारंभिक प्रमाण है वो वंशीधर के प्राकृत पैंगलम में, दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, सोहेगौरा और सारनाथ के अभिलेखों में, और उसके बाद अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। अमीर खुसरो की जो रचना है खलिक बारी, वहाँ भी अवधि के प्रमाण मिलते हैं। अमीर खुसरो कई भाषाओं के जानकार थे और इसलिए अमीर खुसरो की रचनाओं में एक मिश्रित स्वरूप हिंदी का दिखाई देता है, जिसमें खड़ी बोली भी है, ब्रज भाषा है, फारसी है, अवधि है। अवधि के ज़्यादा लक्षण खलिक बारी में मिलते हैं। तो ये है प्रारंभिक प्रमाण। अब प्रश्न क्या कह रहा था, फिर से प्रश्न पढ़िए। मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का परिचय आपने दिया, अवधि का प्रारंभिक प्रमाण लिखा। अब जो मूल क्वेश्चन है, अवधि भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। तो तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना था भक्ति काव्य। भक्ति काव्य क्या है और भक्ति काव्य में अवधि भाषा कहाँ है। तो आप जानते हैं कि भक्ति काव्य अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर एक सांस्कृतिक जागरण। भक्ति काव्य आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि ये अखिल भारतीय है, उत्तर और दक्षिण संपूर्णता में समेटे हुए अखिल भारतीय और सांस्कृतिक लोक भाषा का आंदोलन है, जो अपने समय की जड़ता का विरोध करता है। जो उस समय की जड़ता है, उस समय की समस्याएं हैं, उसका विरोध करता है। और इसका विकास हम लोग देखेंगे अलवार और नैनार संतों से साउथ इंडिया में, और फिर 14वीं सदी से भक्ति आंदोलन नॉर्थ इंडिया में। तो इस तरह से पूछा गया कि भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। तो भक्ति काव्य के बारे में बताया कि भक्ति काव्य 14वीं से 17वीं सदी तक मुख्य रूप से, और इसका विकास क्रम कहाँ से, 7वीं 8वीं सदी से अलवार नैनार संतों के यहाँ। और भक्ति काव्य में जो अवधि भाषा है वो मिलता है प्रेमाश्रयी सूफी काव्य में और राम काव्य में, दो जगह, राम काव्य में और प्रेमाश्रयी सूफी काव्य में। संत कबीर की भाषा आप जानते हैं कि मिश्रित है और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। लेकिन ये जो अवधि भाषा है वो जैसी की पद्मावत में और तुलसी के रामचरितमानस में मुख्य रूप से मिलता है। तो ये आपने भक्ति काव्य, अब यहाँ चार्ट भी आप बना सकते हैं। कॉपी में चार्ट वगैरह बनाने से अंक अच्छे मिलते हैं, साफ गोई से लिखना। तो भक्ति आंदोलन के बारे में बताया, भक्ति आंदोलन की दो धाराओं के बारे में बताया, सूफी काव्य धारा और राम काव्य धारा। और इसके बारे में अब प्रश्न पे फिर से एक बार सोचिए कि अवधि भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। अब इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल लिखना है। आपसे रीतिकाल नहीं पूछा गया, आपसे केवल भक्ति काव्य पूछा गया। तो एक पैराग्राफ आप किसके लिए लिखेंगे, भक्ति काव्य में प्रेमाश्रयी धारा के लिए कम से कम 2 पैराग्राफ यहाँ, 2 पैराग्राफ यहाँ। तो आप समझ लीजिए कि जायसी के साथ साथ अन्य जो रचनाएं हैं जो सूफी काव्य धारा में लिखी गई, और ये सब ग्रामीण अवधि में लिखा गया, ठेठ अवधि में लिखा गया, देशज अवधि में लिखा गया। और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन जो प्रेम कथा है, प्रेम और समन्वय के लिए रचना लिखी गई। फिर उसके बाद मंझन की रचना है मधुमालती। 2-4 रचनाओं का नाम आपको याद रखना है। कुतुबन की रचना है मृगावती, उस्मान की रचना है चित्रावली, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, और मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 16वीं सदी में इनकी मुख्य रचना आती है पद्मावत, 1540 की रचना जो प्रेम कथा है। और जैसी कि अन्य जो रचनाएं हैं उनमें कन्हावत है, आखिरी कलाम है, कई सारी रचनाएं। तो पद्मावत की चर्चा की आपने, फिर उसके बाद बताया कि पद्मावत ने दिया क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवधि भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। तो आप कहेंगे कि अवधि भाषा में रचित जो सूफी काव्य है, जो प्रेमाश्रयी काव्य है, उसका योगदान क्या है, उसके बारे में बताएंगे। और योगदान को आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन योगदान में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले योगदान है सूफी काव्य का कि प्रेम की एक विराट परिकल्पना देता है और ये कहता है कि जगत सत्य है,
ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, और इसीलिए कहता है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। 2-4 उदाहरण भी लिखना है कि मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ है, समाज में जो प्रेम है वही बैकुंठ है, वही स्वर्ग है। याद कीजिए कि उस समय मोक्ष और स्वर्ग की अवधारणा के नाम पर शोषण होता था, धार्मिक शोषण होता था। इसके लिए जायसी ने कहा कि नहीं, जगत सत्य है, भारतीय संस्कृति के तत्वों को लिया और सूफी दर्शन को लिया, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म को यदि देखना है, ब्रह्म को यदि समझना है, तो हम इसी प्रकृति और जगत में समझेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इश्क मिजाजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इश्क हकीकी से। इश्क मिजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम, इश्क मिजाजी का मतलब है सामाजिक प्रेम, मनुष्य से प्रेम, और इश्क हकीकी का मतलब है खुदा से प्रेम, पैगंबर से प्रेम। यानी उनका कहना है कि बाद में आप खुदा की बात कीजिए, पहले जगत की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए। तो भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। अब आपने कहा कि नहीं जी, सूफी काव्य में क्या लिखा गया, अवधी भाषा में, अवधी भाषा ने क्या दिया? अवधी भाषा ने प्रेम और जगत की सत्यता को स्थापित किया, प्रमाणित किया, और एक उदाहरण दिया। फिर उसके बाद हमेशा अवधी भाषा जोड़ना है, अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य, और उसका पहला योगदान है कि प्रेम के रूप में इन्होंने मानवीय सत्य को, जगत के सत्य को, मानवीय प्रेम को स्थापित करने की कोशिश की, जो उस समय के समाज के लिए उपयोगी तो थी ही, आज भी उसकी उपयोगिता है। आज भी जो मनुष्य के बीच, समाज के बीच आपसी जो प्रेम है वो घटता जा रहा है। तो इस चुनौती को देखते हुए जायसी का जो समन्वय का है, जायसी का प्रेम का जो संदेश है, वो आज भी कैसे प्रासंगिक है। फिर आपने दूसरा पॉइंट दिया, अभी आप सूफी को ही लिख रहे हैं, पैराग्राफ बदल के लिख सकते हैं। सूफी काव्य का दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा ने सांस्कृतिक समन्वय की कोशिश की है। सांस्कृतिक समन्वय का मतलब है कि उस समय याद कीजिए कि मध्यकाल है, बाहरी आक्रमण है, और बाहरी आक्रमण के समय हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष है राजनीतिक स्तर पर, नीचे लोक स्तर पर तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर जो कुछ संघर्ष है उसको समन्वय करने की कोशिश की, और उस समन्वय की कोशिश में हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच भेदभाव समाप्त करना, भाषाओं का, आप याद कीजिए कि ये जो सूफी लोग हैं किस में लिख रहे हैं? अवधी भाषा में लिख रहे हैं। अवधी भाषा कहाँ की है? भारत की लोक भाषा है, अवध क्षेत्र की भाषा है, और इस अवध क्षेत्र की भाषा को सम्मानित किया। ठीक उसी तरह से जायसी ने यहाँ के शिल्प को भी लिया, अवधी भाषा भी ली, यहाँ की छंद व्यवस्था ली, जो दोहा चौपाई की जो व्यवस्था है उसको लिया, और साथ साथ अपने यहाँ की मसनवी परंपरा भी ली। मसनवी परंपरा जो सूफी परंपरा है उसको भी लिया, और यहाँ की लोक संस्कृति को लिया। तो कई स्तरों पर इन्होंने क्या किया? समन्वय की कोशिश की। याद कीजिए कि जो पद्मावत रचना है उसमें जो राजा हैं उनका नाम क्या है? रत्नसेन है, चित्तौड़ के राजा हैं, और पद्मावती राजकुमारी है सिंघल द्वीप की, और जो आक्रांता है यानी जो विरोधी शक्ति है उसका नाम है अलाउद्दीन। और अंततः प्रेम किसको मिलता है? ये प्रेम मिलता है रत्नसेन को, यानी हिंदू सम्राट को मिलता है। तो कथा के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, रीति रिवाज के स्तर पर, सभी स्तरों पर समन्वय की कोशिश की। अब एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, हमेशा क्वेश्चन लिखते हुए 1-2 बार प्रश्नों पर नजर जानी चाहिए। अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य, और भक्ति काव्य में हम लोग एक धारा की चर्चा कर रहे हैं, और इनकी 2 विशेषताओं की बात की आपने। अवधी भाषा में रचित जो सूफी काव्य है, जो देशज अवधी है, उसमें प्रेम प्रस्तावना के रूप में, प्रेम की प्रासंगिकता, दूसरा समन्वय। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे लोक संस्कृति, कि किस प्रकार लोक संस्कृति को भक्ति आंदोलन ने महत्व दिया। और चौथे में क्या लिखेंगे? सामंती संस्कृति का विरोध, सामंतवाद का विरोध, सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध। तो जायसी ये चाहते हैं कि अलाउद्दीन को प्रेम नसीब न हो, क्योंकि प्रेम नसीब कब होता है? जब व्यक्ति मानवीय मूल्यों के साथ होता है। आक्रमण से छीन करके प्रेम को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संस्कृति की का वैशिष्ट्य भी, और सूफी रचनाकारों ने भी इसको स्थापित किया। इसलिए सूफी, और यहाँ से उदाहरण क्या देना है कि अलाउद्दीन को क्या मिलता है? अंततः राख नसीब होता है। छार उठाई लिन्ह एक मुट्ठी, एक मुट्ठी छार राख उठाया अलाउद्दीन ने, अंत की कविता है। और दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी, और हवा में उड़ा दिया और कहा कि ये पृथ्वी झूठी है यदि प्रेम नहीं है।
यानी अंततः सामंती व्यवस्था को हार नसीब होना है, हारना है, तय है, निश्चित है। और सूफी काव्य ने, अवधी भाषा ने स्थापित किया कि समाज में प्रेम, समन्वय, लोक संस्कृति को ही वरीयता मिलेगी, उसी को प्राथमिकता मिलेगी, न कि सामंती अभिजात्य संस्कृति को। इसके बाद अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है गुरु की प्रतिष्ठा। गुरु को भारतीय संस्कृति में आदर दिया गया है, प्रारंभ से ही दिया गया है, और उस विशेषता को सूफी आंदोलन में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि जी लोक प्रकृति, अवधी भाषा ने लोक प्रकृति की चर्चा की और लोक प्रकृति को महत्व दिया। लोक प्रकृति का मतलब है कि जो भारतवर्ष की ऋतुएं हैं, भारतवर्ष का जो सामाजिक रूप है, उसकी चर्चा करना। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, बरसे मघा झकोर झकोरी, मोरे दुई नैन चुए जस ओरी। एक एक दो दो उदाहरण देना है। फिर उसके बाद कहेंगे कि विरह का प्रामाणिक काव्य है पद्मावत, नागमती का विरह, और लोक भाषा अवधी। तो आपने कम से कम 3 उदाहरण और 4-5 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ या 4-5 बिंदु यहाँ पर लिखे। अवधी भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। तो सूफी काव्य के बारे में आपने लिखा, और आपने ठेठ अवधी का, ग्रामीण अवधी का 3 उदाहरण भी दिया। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, अवधी भाषा का जो उत्कर्ष काल है, जो साहित्यिक उत्कर्ष है, वो कहाँ दिखाई देता है? राम काव्य और तुलसी में दिखाई देता है। तुलसीदास ने अवधी भाषा को, जो अवध क्षेत्र की भाषा थी, अयोध्या में रहते हुए, बनारस में रहते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की, चित्रकूट में रहते हुए, ये जो रामचरितमानस है अखिल भारतीय विस्तार लेता है और साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी सम्मानित होता है। यानी अवधी भाषा जो अवध क्षेत्र की बोली थी, उस बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठा दिलाने का काम रामचरितमानस ने, राम काव्य ने, तुलसीदास ने किया है। अवधी भाषा की अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक जिजीविषा रही होगी, और राम काव्य के साथ और तुलसीदास की प्रतिभा के साथ मिल करके ये जो त्रिवेणी बनी, इस त्रिवेणी ने अवधी भाषा को स्थापित किया। और इस अवधी भाषा ने दिया क्या? अब कहेंगे कि राम काव्य का योगदान क्या है, और राम काव्य से संबंधित अवधी भाषा ने समाज को क्या दिया? तो आप कहेंगे कि ये जो योगदान है, सबसे पहला राम काव्य का योगदान क्या है? लोक मंगल। अवधी भाषा ने लोक मंगल की कोशिश की। लोक मंगल, समाज का मंगल। मंगल मतलब सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए ये काम हुआ। और तुलसीदास से उदाहरण देंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब ये जो क्या है, अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा क्या दे रही है? लोक मंगल की बात कह रही है। और धर्म को भी कैसे परिभाषित कर रही है? धर्म को भी परिभाषित कर रही है कि ये परहित के लिए है। और अधर्म क्या है, पाप क्या है? जो पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। ठीक उसी तरह से धर्म न दूसर सत्य समाना। तो विप्र धेनु सुर संत हित लिंध मनुज अवतार। तो कोई भी एक उदाहरण, बहुत सरल सरल उदाहरण है, 2-2 लाइन का, 1-1 लाइन का। तो आपने दिया कि लोक मंगल अवधी भाषा का लक्ष्य है, और अवधी भाषा में जो रचित राम काव्य है उसका मूल उद्देश्य, मूल प्रतिपाद्य, मूल उद्देश्य क्या है? लोक मंगल, सबका भला हो। और राम का जन्म ही किसके लिए हुआ है? लोक मंगल के लिए हुआ है। राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जन्म हुआ है जग के मंगल के लिए, जग के कल्याण के लिए। तो मंगल हो गया। दूसरी विशेषता राम काव्य की और अवधी भाषा ने दिया है, और राम राज्य के रूप में एक राजनीतिक अवधारणा भी जो आदर्श के रूप में है वो विकसित किया, कि कैसा राजा हो, कैसी प्रजा हो, कैसा परिवार हो, सब कुछ। तो यहाँ से भी आपको उदाहरण देना है कि कैसे एक राजनीतिक विकल्प पैदा किया, और इस राजनीतिक विकल्प को 20वीं सदी के जो महानायक गांधी हैं वो कैसे अपनाते हैं, कैसे इस राजनीतिक विकल्प की बात संविधान की प्रस्तावना में भी ये दिखाई देती है। इसको भी जोड़िए कि किस तरह से हमने जो आधुनिक भारत की कल्पना की, एक आप कह सकते हैं कि एक सर्वोत्तम भारत की जो कल्पना की, जो संविधान के आदर्श के रूप में रखा, वहाँ भी राम राज्य का प्रभाव, तुलसी के राम चिंतन का प्रभाव दिखाई देता है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
तो कई सारे उदाहरण हैं, वहाँ से आप देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि उस समय के सामंती व्यवस्था का कैसे विरोध किया तुलसी के राम ने और तुलसीदास ने और अवधी भाषा ने। यानी अवधी भाषा ने रावण के रूप में जो सामंती चरित्र है उसका कैसे विरोध किया, और सामंती चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या दुर्गुण हैं, उन सबको अवधी भाषा रिफ्लेक्ट करती है अपने प्रबंध रचना के माध्यम से। तो लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका एक ऐसी नगरी है जो राजनीतिक निरंकुशता का प्रतीक है, जो आर्थिक निरंकुशता का प्रतीक है, और जो सामाजिक जो जातिगत संरचना है उसका प्रतीक है। तो इसका विरोध कैसे अवधी भाषा करती है और क्यों करती है? तो जन समाज के मंगल के लिए सामंती समाज कमजोर हो, इसकी कोशिश रामचरितमानस और राम और तुलसीदास और अवधी भाषा कैसे और किन प्रयासों से करते हैं, इसकी चर्चा करनी है। फिर इसके बाद जो चौथी पांचवी विशेषता है कि जीवन के सभी समस्याओं का समाधान अवधी भाषा में और रामचरितमानस में दिखाई देता है। उस समय के यथार्थ का चित्रण और उन यथार्थ के साथ साथ उसका समाधान आदर्श के रूप में कैसे हो, इसकी भी बातें राम काव्य में और अवधी भाषा में मिलती है। फिर उसके बाद कहेंगे कि पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आदर्श, यानी पिता कैसा हो, मित्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, यानी जो पारिवारिक सामाजिक संबंध हैं उसकी जो आधारशिला है उसको रखने का काम। जाति व्यवस्था पर राम कैसे प्रहार करते हैं और किस आधार पर कहते हैं, दो लोगों को भाई के रूप में संबोधित करते हैं। एक तो केवट को, जो सामाजिक संरचना में जो माने गए कि नीचे जाति व्यवस्था में माने गए उनको, और हनुमान जी को। तो ये दो लोगों को भाई कहा गया। आखिर ये अवधी भाषा और राम काव्य और तुलसी की प्रतिभा, ये तीनों मिल करके जो समाज को जो एक अमृत दिया है, जो समाज को जो एक दिशा दी है, जो डायरेक्शन दिया है, जो रचनात्मकता दी है, उसको अवधी भाषा किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद कहेंगे कि ये जो अवधि है वो कैसी है, तत्सम अवधि है। सूफी काव्य की अवधि कैसी थी, ग्रामीण अवधि थी, और ये धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। अब जो भाषा है, जो अवधि भाषा है, वो संस्कृत के शब्दों को अपनाती है, मिश्रित होती है, और ये संस्कृत निष्ठ अवधि कई रूपों में दिखाई देती है। और यहाँ भी गुरु की प्रतिष्ठा है, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो ये जो राम काव्य है, राम काव्य में भी आपने 4-5 पॉइंट लिखा, कम से कम 3 उदाहरण, यहाँ से भी 4-5 पॉइंट और 3 उदाहरण। अब आपने कम से कम 6 उदाहरण इसमें लिखा है। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा में अवधी भाषा के विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। अब आपने कम से कम 6 उदाहरण यहाँ दिया, 3 उदाहरण सूफी काव्य से, 3 उदाहरण राम काव्य से, और कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ लिखा। फिर उसके बाद कहेंगे कि आखिर रीतिकाल में एक छोटा सा पैराग्राफ कि जो उत्तर मध्यकाल है, प्रश्न क्या था, मध्यकालीन में, तो उत्तर मध्यकाल में कैसे अवधी भाषा का धीरे धीरे पराभव हो जाता है। राम काव्य के बाद अवधी भाषा क्या हो जाती है, क्रमशः इसकी गिरावट होने लगती है। और क्यों होने लगती है गिरावट? किसी भी भाषा का पतन या पराभव 2 कारणों से होता है। किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चरित्र का पराभव 2 कारणों से, कुछ आंतरिक कारण होंगे और कुछ बाहरी कारण होंगे। आंतरिक कारण में अवधी भाषा की अपनी सीमाएं और संभावनाएं होंगी, भक्ति आंदोलन की अपनी सीमाएं और संभावनाएं होंगी, और जो बाहरी कारण है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भाषाई कारण भी होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि अवधी भाषा में शक्ति क्या है। अवधी भाषा में शक्ति है कि ये न बहुत कठोर है और न बहुत लचीला है। जैसे आप कहेंगे कि खड़ी बोली हरियाणवी कैसी है, कठोर भाषा है। ब्रज भाषा मधुर और लचीली भाषा है, लेकिन अवधी दोनों का बैलेंस करती है, न कठोर है और न बहुत मधुर है। अवधी में प्रबंध का गुण है, मुक्तक के गुण कम है, और इसलिए अवधी भाषा में ज़्यादातर क्या लिखे गए, प्रबंध रचनाएं लिखी गई। जैसे पद्मावत प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। लेकिन अब आवश्यकता रीतिकाल में किसकी थी? अब आवश्यकता थी प्रबंध की नहीं, मुक्तक की आवश्यकता थी, और इस मुक्तक और श्रृंगार के लिए ब्रज भाषा उपयुक्त होती है। तो अवधी भाषा राम काव्य के साथ जुड़ने से, आप कह सकते हैं बहुत लचीली और मुलायम और नरम भाषा नहीं होने से, बहुत कठोर भाषा भी नहीं होने से, और साथ साथ इसमें प्रबंधात्मकता का गुण और राम काव्य के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का गुण आ जाने से अवधी भाषा
अब अपने राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के कारण साहित्य के अनुरूप नहीं ढल पाती है। समाज बदलता है, समस्याएं बदलती है, संरचना बदलती है और ब्रज भाषा दरबार में फारसी भाषा के समानांतर लक्षण ग्रंथ के साथ, अलंकार के साथ, श्रृंगार के साथ कदम ताल मिलाती है, लेकिन अवधी भाषा नहीं कर पाती और अवधी भाषा का धीरे धीरे पराभव हो जाता है। तो आपने अभी तक कितना लिखा? 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 यहाँ, 5, फिर 3, 8, एक पराभव का 9 पैराग्राफ यानी सीमाओं और शक्तियों का, और फिर उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष के बाद अब इस प्रश्न में ग्रामर नहीं पूछा गया है, लेकिन तब भी आप 4-5 पॉइंट ग्रामर का लिखेंगे। ग्रामर का मतलब इसके व्याकरणिक लक्षण क्या है, और व्याकरणिक लक्षण को भी उदाहरण से लिखना चाहिए। जैसे आपने मान लिया 5 उदाहरण याद कर लिया और उसी के साथ व्याकरण भी याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए सुंदरकांड की पंक्ति देखिए, जामवंत के बचन सुहाए, सुंदरकांड की पहली पंक्ति, जामवंत के बचन सुहाए। हनुमान जी चुपचाप हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई सीता कहाँ है, अशोक वाटिका में, लंका में हैं, कौन जाएगा पता करने। तो जामवंत हनुमान जी को कहते हैं शक्ति, शक्ति को याद दिलाते हैं। जैसे आप सबकी शक्तियां सुषुप्त पड़ी हुई हैं, आप सब में योग्यताएं और योग्यताओं को जगाना होता है, तो यहाँ जामवंत जगा रहे हैं। हनुमान जी को कह रहे हैं कि जामवंत के बचन सुहाए। तो अब यहाँ क्या ग्रामर है? वचन होता है। खड़ी बोली हिंदी शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? वचन। तो वचन की जगह पर यहाँ क्या है? बचन। तो व का ब हो जाना, ये अवधि का ग्रामर है। तो ऐसे ही आपको ग्रामर कैसे लिखना है? उदाहरण के साथ लिखना है। तो पहला अवधि की व्याकरणिक विशेषता क्या है कि व जो है वो क्या हो जाता है? ब हो जाता है। और ये पूर्वी हिंदी की भी विशेषता है, ये ब्रज भाषा की भी, लेकिन यहाँ अवधि आपको लिखना है। तो एक उदाहरण लिखा और कहा कि व के लिए ब का, व की जगह पर क्या लिखा जाता है अवधि भाषा में? ब। दूसरा व्याकरण है कि अवधि उकारांत भाषा है। खड़ी बोली जैसे आकारांत है, ब्रज भाषा ओकारांत है, अवधि कैसी है? उकारांत है। और इसलिए ऊ का उच्चारण ज्यादा मिले। राम काजू किन्हे बिना। अब देखिए काजू है, जबकि क्या होता है? कार्य शब्द है। खड़ी बोली का शब्द क्या है? कार्य। कार्य से क्या हो गया? कारज। कारज से क्या हो गया? काज। और काज से क्या हो गया? काजू। तो आप देखिए इसका मतलब पहले क्या था? कार्य। कार्य से क्या हो गया? सरलीकरण से कारज। कारज से क्या हो गया? काज। और अवधि भाषा में क्या हो गया? काजू। राम काजू किन्हे बिना, राम का कार्य किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं कि बिना राम के काम किए हुए मुझे विश्राम नहीं है। यानी जो राम का काम है, सीता जी का पता करना है, तो राम काजू। तो आप क्या कहेंगे कि उकारांत बहुला भाषा है, उकारांत की प्रधानता है। इसके बाद आप तीसरा व्याकरण का रूप देखें, ये सबको याद होगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो अब इसमें क्या व्याकरण दिखाई देता है? शूद्र अगर लिखेंगे खड़ी बोली में तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे? तालव्य श की जगह पर ये दंत स का प्रयोग हुआ है, तो शूद्र। तो आप अगला व्याकरण क्या है कि तालव्य श की जगह पर क्या है? दंत स का प्रयोग। तालव्य श नहीं मिलता, ये संस्कृत निष्ठ ज्यादा है। तो आप देखेंगे शूद्र पशु, पशु भी तालव्य श की जगह पर क्या है? दंत स का प्रयोग है। तो ये इसका व्याकरण। उसके बाद जब बहुवचन बनाना हो अवधि में तो नह प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए नह प्रत्यय, यानी जो नह सफिक्स है, यानी बाद में जो लगता है। मातु, ये उकारांत के कारण मातु पिता बालकन ही बुलावहीं। बालकों को, बालकों के लिए क्या है? बालकन ही। बालक एक वचन और बालकों को जो बहुवचन बनाना हो अवधि भाषा में तो नह प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये इसका ग्रामर है। मातु पिता बालकन ही बुलावहीं, उदर भरहीं जो धर्म सिखावहीं। तुलसीदास शिक्षा व्यवस्था पर ये लिख रहे हैं कि माता पिता बच्चों को बुलाते हैं और जिससे पेट भर जाए वैसी शिक्षा देते हैं। ये व्यंग है तुलसीदास का। शिक्षा का मतलब है सांस्कृतिक मानसिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास। केवल पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। और लेकिन यहाँ पर ग्रामर क्या है कि नह प्रत्यय का प्रयोग। अब सुरसा का प्रसंग आपने देखा होगा, हनुमान जी और सुरसा की बातें हो रही है। और सुरसा क्या करती है
कि भाई 16 कोस में अपना मुंह फैला लेती है, तो तुलसीदास लिखते हुए 16 योजन, तो आप 16 लिखते हैं, लेकिन ल की जगह पर यहाँ क्या है, र का प्रयोग है, 16, और योजन है तो य की जगह पर य के लिए क्या प्रयोग हो गया, ज। तो ये सब अवधि की विशेषता है। छठा उदाहरण, कहीं से भी कोई 4-5 उदाहरण याद रखना है। ये सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास मर्यादित रचनाकार हैं और राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और राम की पत्नी सीता जगत जननी के रूप में स्थापित, लेकिन जब सौंदर्य का वर्णन करना हो, तुलसीदास लिख रहे हैं कि सोह नवल तन सुंदर साड़ी। सोह मतलब सुंदर लग रही हैं, नवल मतलब नया, तन मतलब शरीर, सुंदर साड़ी। अब साड़ी है खड़ी बोली में, और उसके लिए अवधि में क्या है, र की जगह पर र का प्रयोग। सोह नवलतन सुंदर साड़ी, साड़ी है तो साड़ी, ये लिखा गया। तो ये व्याकरण इसका। अब आपने 6 उदाहरण मान लिया, आपने राम काव्य से दिया, कुछ उदाहरण आप ठेठ अवधि का भी देंगे, सूफी काव्य से भी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, तो मूर्धन्य श जो होना चाहिए, मनुष्य कैसे लिखेंगे, ऐसे ये मनुष्य लिखेंगे, इसकी जगह पर ये क्या प्रयोग हुआ, दंत स का प्रयोग, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। ठीक उसी तरह से और भी उदाहरण देंगे। अगर पुल्लिंग बनाना हो, पुल्लिंग संज्ञा बनाना हो, तो वा प्रत्यय का प्रयोग लगता है, वा सफिक्स का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया आपके पास नाम है, जगदीश नाम है, तो जगदीशवा, मितवा, इस तरह से वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने के लिए इया, जैसे बात है तो बतिया, रात है स्त्रीलिंग तो रतिया, और खटिया, इस तरह से इया प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आपने इतना नहीं, कम से कम 5 उदाहरण, और 5 उदाहरण के साथ 5 व्याकरणिक विशेषता भी लिखना है। अब एक बार फिर से आप देखिए प्रश्न, आपने क्या लिखा कि मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में, मध्यकाल को बताया, साहित्य को बताया, अवधि भाषा का परिचय दिया, प्रारंभिक प्रमाण लिखा, फिर भक्ति आंदोलन का चार्ट बनाया, और चार्ट बनाने के बाद 2 भागों में इसको बांटा, जायसी सूफी काव्य और तुलसी। सूफी काव्य की अवधि, इसके पहले मुल्ला दाऊद को लिखा, मंझन की चर्चा की, और जायसी से उदाहरण दिया, 3 उदाहरण, यहाँ से 3 उदाहरण, ये योगदान हो गया। फिर उसके बाद पराभव की चर्चा की, रीतिकाल की चर्चा की, निष्कर्ष लिखा, और फिर उसके बाद ग्रामर लिखा। और ग्रामर लिखने के बाद अब ये जा करके 30 मिनट में आपको 600 शब्द लिखने हैं, यानी कम से कम 8 पैराग्राफ लिखेंगे, 10 पैराग्राफ हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ यहाँ से, 3-2 5, 3 8 9 10 पैराग्राफ, और ये व्याकरण। तो इस तरह से आपको कितना लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है, और कम से कम 5 पेज में लिखिए, 5 पेज में लिखिए। यानी बिहार पीसीएस में सुंदर राइटिंग, ग्राफ चार्ट का प्रयोग करते हुए, और 5 पेज में क्रमबद्ध रूप से प्रश्न को देखते हुए। तो ये प्रश्न बहुत ही अंकदायी था। अब इस प्रश्न में आप 70% तक अंक ला सकते थे, और इसमें कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं थी इस प्रश्न को लिखने में। क्रमबद्ध लिखना था, उदाहरण भी खूब थे, कम से कम 3 उदाहरण, 3-6 उदाहरण, फिर यहाँ पर कम से कम 3 उदाहरण, तो आपके पास 8-9-10 उदाहरण थे। क्रमबद्ध लिखना था, सीमाओं की बात करनी थी, और इसके साथ साथ अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में इसकी प्रासंगिकता लिखेंगे, और प्रासंगिकता बताएंगे कि किस प्रकार अवधि भाषा ने जो मध्यकाल में जो लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक संस्कृति, लोक प्रकृति, लोक भाषा को सम्मानित करते हुए जिस तरह से समाज में जगत की सत्यता को स्थापित किया, कर्म की सत्यता को स्थापित किया, प्रेम की अवधारणा विकसित की, और इसके साथ साथ समन्वय की कोशिश की, वो आज भी कैसे प्रासंगिक है। आज भी हिंदू मुस्लिम टकराव है, सांप्रदायिक टकराव है, धार्मिक कटुता है, धार्मिक संकीर्णता है। इस संकीर्णता के बीच राम का जो रामत्व है, और जो सूफी काव्य की जो देन है, उसकी प्रासंगिकता है। किस तरह से मनुष्य को मनुष्य से उत्तम, आप कह सकते हैं कि और बेहतर मनुष्य बनाने की जो कल्पना है भक्ति आंदोलन की, और उसमें अवधि भाषा ने, यानी अवधि भाषा जो अवध क्षेत्र की बोली भाषा थी, उसने साहित्यिक रूप में जिस लोक मंगल को अपना उद्देश्य बनाया,
और लोक समाज की समस्याओं को देखते हुए उसका निवारण करते हुए अपने समय की जड़ता का जिस प्रकार से विरोध किया है और एक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है और आवश्यकता है कि अवधी भाषा जो आज बोली के रूप में हो गई है, इसके संरक्षण की, इसके संवर्धन की और इस पर काम करने की, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम हैं और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो अवधी भाषा को समझे, उसके योगदान को समझे, उसका मूल्यांकन करे। तो ये था अवधी भाषा। बहुत ही आसान सवाल आपने समझा। अब यहाँ यदि आपके सामने कोई प्रश्न हो, समझने में कोई दिक्कत आती हो, तो आप बताइए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको। हाँ पूछिए। गुड मॉर्निंग। सर, ये निष्कर्ष से पहले व्याकरण को लिखेंगे या फिर निष्कर्ष के बाद? नहीं, व्याकरण लिखने के बाद निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हमेशा लास्ट में होता है। हमेशा जो निष्कर्ष होता है, परीक्षक क्या देखना चाहता है, परीक्षक देखना चाहता है तो लास्ट में। व्याकरण और साहित्य दोनों मिल करके किस तरह से लोक मंगल से अभिप्रेत है, ये पहले भी लिख सकते हैं लेकिन बाद में लिखें तो ज़्यादा बेहतर।